ऑक्सीजन का संकट बना जानलेवा। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 तो अमृतसर के अस्पताल में 5 मरीजों की हुई मौत। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का हमला। कहा, पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन और ऑक्सीजन पर ध्यान दे केंद्र। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन की चपेट में आया बीआरओ कैंप। 291 मजदूरों को बचाया गया, 2 शव बरामद। और वसूली कांड मामले में सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। कई ठिकानों पर की गई छापेमारी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 मरीजों की मौत हो गई। बत्रा और सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद किल्लत है और कुछ ही समय के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर डीके बलूजा ने दावा किया कि कल शाम ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण करीब 20 बेहद गंभीर मरीजों की मौत हो गई है। दूसरी ओर बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंच गया है। बत्रा अस्पताल के एमडी डॉक्टर एससीएल गुप्ता ने कहा कि अस्पताल को 500 किलोग्राम ऑक्सीजन ट्रक के जरिए पहुंचाई जा रही है, जो ऑक्सीजन मिलने के बाद अगले 1 घंटे के लिए काफी रहेगी। अस्पताल में 260 मरीज भर्ती बताए जा रहे हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 मरीजों की मौत का मामला सामने आ रहा है। वहीं बत्रा और सर गंगाराम अस्पताल में भी कमोवेश कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। यहां पर भी ऑक्सीजन की बेहद किल्लत है और कुछ ही समय के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर डीके बलूजा ने दावा किया कि कल शाम ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण करीब 20 बेहद गंभीर मरीजों की मौत हो गई। दूसरी ओर बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंच गया है। बत्रा अस्पताल के एमडी डॉक्टर एससीएल गुप्ता ने कहा कि अस्पताल को 500 किलोग्राम ऑक्सीजन ट्रक के जरिए पहुंचाई जा रही है, जो ऑक्सीजन मिलने के बाद अगले 1 घंटे के लिए काफी रहेगी। अस्पताल में 260 मरीज भर्ती बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, अभी आपसे अपडेट चाहेंगे। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, कितने ट्रक पहुंच रहे हैं, और जो लगातार खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन के ट्रकों को अन्य राज्यों के द्वारा रोका जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो दिल्ली के अंदर बिल्कुल भयावह होती जा रही है, क्योंकि डरावनी हो चुकी है और कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या जो है वो कोविड से मरने वालों की वो भी बढ़ती जा रही है। और खास तौर पर उनकी बात करें जो ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, जिनको अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उनकी भी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि बात करें सर गंगाराम जी, तो उसके अंदर भी कल 25 लोगों ने दम तोड़ा है। मगर जिस तरीके से शाम होते होते जयपुर गोल्डन अस्पताल की बात करें तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 20 लोगों ने दम तोड़ा। मगर जिस तरीके से अब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बिल्कुल पहुंचाई गई है, मगर लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर ये इस तरीके का मंजर बिल्कुल बना हुआ है और लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। और दिल्ली की सरकार निरंतर यही कहती नजर आ रही है कि बॉर्डरों पर रोकी जा रही है ऑक्सीजन, क्योंकि और राज्यों से ऑक्सीजन आती है, दिल्ली के पास अपनी ऑक्सीजन नहीं है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई थी, मगर केंद्र सरकार अब मुश्किलों को दूर करने की कोशिश कर रही है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने देरी जरूर की है, क्योंकि ये संज्ञान उन्होंने पहले ही लेना किया था और अस्पतालों की जो ऑक्सीजन की कमी है उसको भी पहले ही दुरुस्त कर लेना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं हालात बिल्कुल बिगड़ रहे हैं और उसके हालात को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश कर रही है। मगर अभी भी
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में तालमेल नहीं है। अगर तालमेल इसी तरीके का नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। अगर दोनों सरकारों को तालमेल मिलाना चाहिए और ताकि जनता को राहत मिल सके, क्योंकि जो परिजन है या फिर चाहे जो मरने वालों की संख्या है या फिर अस्पतालों के अंदर जो कोविड के चक्कर में इलाज करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है और राज्य सरकारों की इस आपस की लड़ाई से जनता बिल्कुल परेशान होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जिस समय सभी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए था उस समय हम देख रहे हैं केंद्र बनाम राज्य या फिर राज्य बनाम राज्य हो रहा है, जो कि दुखद परिस्थिति है। और आश्चर्यचकित होते हैं हम कि इस तरह की परिस्थितियों के समय में भी सबको राजनीति सूझ रही है। जो कुछ भी कल हुआ हमने देखा किस तरीके से केजरीवाल ने एक सीक्रेट मीटिंग का वीडियो जारी कर दिया, उसके बाद से अभी तक तो इसी पर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर वो वीडियो क्यों जारी किया गया, क्या दिखाना चाहते थे केजरीवाल कि हाथ जोड़कर मैं गिड़गिड़ा रहा हूं केंद्र सरकार के सामने और मेरी कोई सुन नहीं रहा। इसमें भी वो अपना ही कोई फायदा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव, पर एक चीज समझ होगी, जिस तरीके से कल जो बैठक थी प्रधानमंत्री मोदी जी की वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी थी और उसके अंदर मुख्यमंत्री सभी शामिल थे, मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी करके यानी कि लाइव दिखाकर उसको ये साबित कर दिया कि वो जो बैठक के अंदर हो रहा है वो सार्वजनिक होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए बैठक के अंदर कितने बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और कितनी उपस्थिति हो रही है या फिर अस्पतालों के अंदर जो कमी है उसको लेकर सरकार कितनी संजीदा हो रही है। मगर कहीं ना कहीं इस वीडियो के चक्कर में लोग क्या सकते सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों पर आरोप लगा रही है कि इस तरीके की बैठक को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, मगर केंद्र सरकार, जो राज्य सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं इसको सही मान रही है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो लाइव वीडियो होने के बावजूद यानी कि वीडियो बैठक के होने के बावजूद भी लाइव प्रसारण बाद में किया जाता है, मगर यानी कि रिकॉर्डिंग किया जाता है, मगर कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समय राजनीति का नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। हम बार बार यही करें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और इसी स्थिति को संभालना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, बेडों की संख्या वैसे भी कम बढ़ती जा रही है और मरीजों की संख्या बिल्कुल बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को सबक लेना चाहिए और जनता के लिए अभी उपस्थिति करानी चाहिए ऑक्सीजन की, क्योंकि अस्पतालों के अंदर निरंतर कहा जा रहा है कि 1 घंटे की ऑक्सीजन है, 2 घंटे की ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की टैंकर भेजे जा रहे हैं वो भी कुछ समय के अंदर ही खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कमी है वो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या बढ़ने से हो रही है और कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की राज्य सरकार और केंद्र सरकार, चाहे वो कोई भी राज्य की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की हो, सभी के लिए जनता बराबर है और जनता के लिए सहयोग करना चाहिए। मगर जिस तरीके से अभी तक की स्थिति बिल्कुल डरावनी है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर, दिल्ली के अंदर निरंतर अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। बड़े अस्पतालों की ये हालत है तो छोटे अस्पतालों की सोचिए कितनी बड़ी बुरी हालत होगी। जी बिल्कुल, जब बड़े अस्पतालों की इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो छोटे अस्पतालों की क्या हालत होगी इसका अंदाजा लगाना काफी आसान है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के चलते हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ने के साथ ही चिंताएं भी बढ़ रही हैं। देखने वाली बात यहाँ पर यही रहेगी कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली के हालात काबू में आते हैं और आखिर कब तक आ पाते हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना का कहर जारी है। अब रोजाना 3 लाख के अधिक संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में स्थिति भयावह हो गई है। बढ़ते मामलों के बीच कई अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। इस बीच आपको बता दें कि बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंच गया है। बत्रा अस्पताल के एमडी डॉक्टर SCL गुप्ता ने कहा कि बत्रा अस्पताल को 500 किलोग्राम ऑक्सीजन ट्रक के जरिए पहुंचाई जा रही है, जो ऑक्सीजन मिलने के बाद अगले 1 घंटे के लिए काफी रहेगी। अस्पताल में 260 पेशेंट इस समय एडमिट हैं। उधर पंजाब में अमृतसर के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इतना ही नहीं, राजस्थान के जयपुर के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। जयपुर गोल्डन अस्पताल में महज 45 मिनट का ऑक्सीजन बाकी है, जबकि 215 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल के एमडी डॉक्टर DK बलूजा ने राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों से ऑक्सीजन सप्लाई करने की मांग की है। रिक्वेस्ट की सानू सिलेंडर दे दियो, किसी ने सपोर्ट कोई नहीं की। इवन कि प्रशासन वाले ये भी कह रहे हैं कि DC साहब कह रहे हैं कि इतने पुलिस की टीम बैठी है कि एक भी सिलेंडर प्राइवेट हॉस्पिटल पर नहीं देना है।
ਸਰ ਭੁੱਲਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। तो हमें बचा लो, ऑक्सीजन ले आओ, हमें बचा लो। जो उनके रिलेटिव थे वो खुद भागते रहे रात भर ऑक्सीजन का पता करने के लिए, पर इन पे कोई असर नहीं है। सरकारी अधिकारी ने कोई आपसे तालमेल हुआ? कोई नहीं आया जी जहाँ पे, इवन कि इनके जो मेन डॉक्टर हैं वो भी नहीं आए, जो स्टाफ है इनका वही है बस। आप कहते हैं ऐसे हॉस्पिटल बंद होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। अगर इनके पास मान लीजिए कैपेसिटी नहीं है इतने पेशेंट रखने की, क्यों रखे? अगर रखे हैं उसका 45,000। देश भर में कोविड-19 के गहराते संकट के बीच गाजियाबाद में इंदिरापुरम के गुरुद्वारा कोरोना मरीजों की मदद के लिए अनूठी पहल शुरू की है। गुरुद्वारे की ओर से कोविड-19 के उन पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन लंगर शुरू किया गया है जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को हो रही परेशानी के बीच गुरुद्वारे ने दर मदद के लिए भटक रहे लोगों के लिए यह पहल शुरू की है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए ऑक्सीजन आपूर्ति का फैसला लिया गया। रोगियों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। गुरुद्वारे से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक जैसे ही हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आती है, एक कार पेशेंट के पास भेजी जाती है और जैसे ही पेशेंट उनके पास पहुंचता है, उन्हें तब तक ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है जब तक कि उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल जाता। गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी के घर में ऑक्सीजन की डोर टू डोर आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। गुरुद्वारे की इस पहल से कई लोगों को तत्काल राहत मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग पहले से ही ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए इंदिरापुरम गुरुद्वारा में इकट्ठा हो रहे हैं। हमारी खालसा द्वारा जो सेवा दी जा रही है वो ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है, जो कल रात से हमने स्टार्ट की है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, जब इस तरह के हालात बने हुए हैं कि लोगों को एक एक सांस के लिए जंग लड़नी पड़ रही है, इन हालातों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। अभी भी हम देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किस तरीके से गुरुद्वारे के द्वारा ऑक्सीजन लंगर चलाया जा रहा है। इसके बारे में क्या जानकारी है? ये गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है? ऑक्सीजन किस तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से लगातार जो है ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल पूरे देश के अंदर होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली के इंदिरापुरी इलाके के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, क्योंकि ये गाजियाबाद बिल्कुल लगता है और दिल्ली का बॉर्डर भी कहलाता है। और कहीं ना कहीं इंदिरापुर इलाके के अंदर जिस तरीके की हेल्पलाइन यानी कि सर्विस शुरू करना और वो भी गुरुद्वारे के द्वारा, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं मरीजों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। मगर यही राहत और भी संस्थाओं के द्वारा भी की जा रही है, चाहे वो दिल्ली की संस्थाएं हो या फिर गाजियाबाद की संस्थाएं हो या फिर यूपी की संस्थाएं हो। इस तरीके की निरंतर संस्थाओं की बिल्कुल पहल की जा रही है। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर मायापुरी प्लांट जो है ऑक्सीजन, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की सुविधाएं देता हुआ नजर आ रहा है। मगर कहीं ना कहीं इस तरीके की पहल से साफ जाहिर होता है कि जनता जागरूक हो रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद के लिए सामने आ रही है। मगर कहीं ना कहीं सरकारों के वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। सरकार कहीं ना कहीं जितनी ऑक्सीजन अस्पतालों में होनी चाहिए थी या फिर उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो नहीं करा पा रही है और कहीं ना कहीं इसमें दिक्कतें आ रही है। मगर जिस तरीके से गुरुद्वारा की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, उसके अंदर कोशिश की जा रही है, जैसे ही हेल्पलाइन के द्वारा फोन आता है या फिर अस्पतालों के द्वारा फोन आता है तो वहां तक ऑक्सीजन सप्लाई पूरी करने की कोशिश की जाती है। मगर कहीं ना कहीं मरीजों को राहत देने की कोशिश करिए, क्योंकि जो लोग वेंटिलेटर पे है, जिन लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है, कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके जो परिजन परेशान है, मगर उन लोगों को राहत देने के साथ साथ कहीं ना कहीं इस तरीके की पहल से काफी बड़ी राहत जरूर हो सकती है। मगर कहीं ना कहीं सरकारों को भी कोशिश करनी चाहिए, इन तरीके की पहल करनी चाहिए और लगातार निरंतर कोशिश के साथ साथ कहीं ना कहीं मरीजों को राहत देनी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो मर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी मरीज मरते हुए नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा
सरकारें कब मिलकर आप एक दूसरे से लड़ना बंद करेंगी और कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल राजीव, ऐसे समय में हम कई समाज सेवी देख रहे हैं जो इस तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं। कोई दवाइयों को लेकर मदद कर रहा है, कोई इंजेक्शंस को लेकर मदद कर रहा है, और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने ही खर्चे पर इस तरह से ऑक्सीजन वितरण का भी काम कर रहे हैं। अगर इस केस के बारे में हम बात करें, इस मामले की अगर हम बात करें, तो गुरुद्वारा प्रबंधक के द्वारा क्या किसी तरह से पैसे लिए जा रहे हैं ऑक्सीजन के बदले? मैं ये जानकारी चाहूंगी कि पेड है ये या फिर फ्री में ऑक्सीजन बांटी जा रही है? बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें गुरुद्वारा प्रबंधक की, तो गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से अभी फ्री बांटी जा रही है गैस, और ये लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जनता को राहत दी जाए, क्योंकि सरकारें बेशक कोशिश कर रही है, मगर सरकारों की ये कोशिश कितनी कामयाब हो रही है ये सबको पता है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से लगातार टीवी चैनलों पे या अखबारों में इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर 20 लोग मरे ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, 25 लोग मरे, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके की सरकारों की कदम होने चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं वो ही कदम अब एनजीओ संस्थाएं इस तरीके की उठा रही है, और कहीं ना कहीं वो जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बड़े अस्पतालों की ये हालत है, तो छोटे अस्पतालों में शायद कोई सुध देने वाला भी नहीं है, तो मगर कहीं ना कहीं ये पहल से, इस तरीके की पहल से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल राजीव, इस तरह की पहल से कई जरूरतमंदों को राहत मिलती है, और जब उन्हें वाकई में इन चीजों की जरूरत है, ऐसे में लोग अगर सामने निकल कर आएंगे तो दुआएं भी लगेंगी। शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बरकरार भी है और हालात में बहुत कुछ सुधार भी नजर आ रहे हैं। मुंबई में लगातार पूरे हफ्ते एक अच्छी खबर आती रही कि नए पॉजिटिव केसों की संख्या से ज्यादा लोगों के कोरोना मुक्त होने की संख्या बन रही है। राज्य में एक दिन में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 74,045 रही, जबकि राज्य में 66,836 नए पॉजिटिव केस सामने आए। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बरकरार है, क्योंकि सोमवार के आंकड़े को छोड़ दें तो पूरे हफ्ते महाराष्ट्र में हर रोज के नए कोरोना केस की संख्या 60,000 के पार हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने की बात करते रहे हैं और राज्य सरकार एक दिन में 3 से 4 लाख तक टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को एक दिन में कुल टेस्टिंग 2,77,601 लोगों की हुई। राज्य में अब तक 2,51,73,596 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। तो वहीं शुक्रवार को पॉजिटिविटी रेट 24% रहा, जो औसत 16.53% से ज्यादा है। यानी राज्य में एक दिन में टेस्ट किए गए हर 100 लोगों में से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और राज्य का रिकवरी रेट 81.81% है। और महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। सत्यप्रकाश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक राहत की खबर ये भी है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब ज्यादा नजर आने लगी है, यानी कि रिकवरी रेट अब महाराष्ट्र का काफी अच्छा हो गया है। इस बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जी पल्लवी, जिससे बीते हफ्ते में जिस तरह से देखा जा रहा, करीब 4 से 5 दिन तक लगातार मुंबई के जो आंकड़े थे वो 10,000 के आसपास थे और महाराष्ट्र के जो आंकड़े थे वो कहीं ना 62,000, 68,000 और 60,000 के आसपास थे।
तो ऐसे में आंकड़े चौंकाने वाले थे। लेकिन जो वर्तमान हफ्ता चल रहा है उस हफ्ते में देखा जा रहा है कि मुंबई में जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जैसे में आप देखें कि पिछले हफ्ते जो 10,000 थे वो आंकड़े अब 8,000 7,000 के आसपास आए दिन आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 7,000 के आसपास जो है आंकड़े हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मुंबई में आंकड़े वो कम हो रहे हैं। लेकिन जो चिंताजनक विषय है वो है मृत्यु दर। मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की मृत्यु दर अगर बात की जाए तो 1.51 मृत्यु दर है, जबकि रिकवरी रेट 85.56 है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार एक तरफ थोड़ी अस्वस्थ जरूर हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र की चिंताएं लगातार बढ़ रही है कि लिहाजा जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, मृत्यु दर बढ़ रही है लेकिन रिकवरी रेट भी ठीक है, तो ये भी राहत की बात है। कोशिश अगर मिलकर करते रहेंगे तो शायद स्थितियों में सुधार आ जाए। अगर हम टेस्टिंग के बारे में बात करें सत्यप्रकाश, तो टेस्टिंग को लेकर अभी क्या लग रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है? जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए रोजाना उतनी हो पा रही है या अभी भी कम है? देखिए पल्लवी, महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआती दौर में कहा था कि रोजाना 50,000 टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने धीरे धीरे वो आंकड़े में इजाफा करने लगी, 1 लाख पर डे टेस्टिंग करना शुरू की। इस टेस्टिंग के दौरान देखा गया कि काफी हद तक लोगों ने जो है टेस्टिंग करवाई, काफी हद तक लोगों ने टेस्टिंग नहीं करवाई। लिहाजा कई ऐसे लोग भी है जो क्वारंटीन में उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, छोटे मोटे सिम्टम्स आए हुए। तो आंकड़े इस वजह से जो है कहीं कहीं कभी ज्यादा कभी कम आ रहा है। लेकिन टेस्टिंग की जो रेशियो है महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल जो बढ़ाना चाहिए तो उसको अभी स्टेबल कर दिया है, यानी कि 1,85,000 के आसपास ही रखा है। बिल्कुल, टेस्टिंग की संख्या अगर और बढ़ाई जाए तो शायद और भी लोग सामने निकल कर आएं और ज्यादा से ज्यादा सरकार कोशिश कर सके लोगों को बचाने की। शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराष्ट्र में कोरोना का संकट बरकरार है, लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते में ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। उम्मीद है कि इसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र की स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सामना के जरिए शिवसेना ने कहा है कि देश में फिलहाल जो हाहाकार मचा हुआ है इसका ठीकरा राज्यों पर फोड़ने की बजाय केंद्र सरकार के प्रमुखों को आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सामना ने अदालतों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अदालतें भी सुविधा अनुसार देरी से जागती हैं। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि नासिक के बाद मुंबई के पास स्थित विरार के कोविड अस्पताल में आग लगने से 14 मरीजों की मौत घुटने झुलसने से हो गई। 2 दिन पहले नासिक में भी ऑक्सीजन के रिसाव से 24 लोगों ने जान गंवाई। उससे पहले भंडारा जिला स्थित सरकारी अस्पताल में आग लगी और 10 बच्चों की मौत हो गई। भांडुप के ड्रीम मॉल स्थित कोविड सेंटर में लगी आग में भी 11 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में हादसों की श्रृंखला ही शुरू है और इस श्रृंखला का अंत क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, परंतु कोरोना के कारण महाराष्ट्र और देश एक दुष्चक्र में फंस गया है। ये तय है कि नासिक के हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति स्थापित किए जाने की खबर ताजी है। इसी दौरान विरार के अस्पताल में आग की जांच के आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए। कुल मिलाकर ऐसे हादसों से हर ओर आक्रोश व भय का ही माहौल बना हुआ है। सेंट्रल, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे और कोई हो, जिस तरह का माहौल देश में बना है, देश की राजधानी में जहां हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, जहां हमारे प्रधानमंत्री है, जहां पूरा देश का कारोबार चलता है, जहां देश पर जो संकट आता है उसे लड़ने की प्रेरणा हमें देश के राजधानी से मिलती है, चाहे वो संकट मानव निर्मित हो चाहे नेशनल कैलेमिटी हो। लेकिन जिस तरह से कोरोना के बारे में जो अराजकता फैली है पूरे देश में, उसे नरक नहीं कहे तो क्या कहे। सिर्फ गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे में ऑक्सीजन का दबाव कम होने से 25 लोग मारे जाते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं। लोगों को बेड नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं है। ये स्थिति को ही हम नरक बोलते हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि देश की जनता नरक की यातना
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर पूर्व सीपी परमवीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है। सीबीआई कई जगहों पर तलाशी भी ले रही है। सीबीआई जिन जगहों पर तलाशी ले रही है उनमें देशमुख का आवास भी शामिल है। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोप के बाद अनिल देशमुख को सूबे के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। सीएम को लिखी चिट्ठी में परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख अपने आवास पर सचिन वाजे से मुलाकात करते थे। साथ ही उन्होंने हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने की बात भी कही थी। यूपी के मथुरा में सामान्य बुखार से हुई मौत के बाद जब पड़ोसी शव उठवाने के लिए नहीं आए तब मृतक की बेटी रोते हुए पुलिस थाने में मदद के लिए पहुंची, जहां थाना प्रभारी श्री प्रदीप कुमार ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक शंकर लाल का अपनी पुलिस टीम के साथ शव का अंतिम संस्कार किया। पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्य को देखते हुए पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोविड के चलते यहां पंजाब सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है, जिसका रियलिटी चेक करने के लिए खुद भटिंडा पुलिस के एसएसपी भूपिंदरजीत सिंह विर्क भटिंडा के बाजारों में निकले और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों में ज्यादातर लोग ढाबे वाले थे, जिनकी दुकान खुली थी। साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे थे। गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट दी इंस्ट्रक्शन सीगियां कर्फ्यू वायलेशन दे ਲਈ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शनस ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਢਾਬੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਪਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2-3 ਢਾਬੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਸਰਨਡ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ। ਜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਰਫਿਊ 8 ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲ ਓਵਰ ਸਟੇਟ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ नहीं हैगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।